हम्म सो नाउ वी विल मूव टू फिनटेक। तो फिनटेक एक नया टाइप का टेक्नोलॉजी है। अभी तक क्या होता था कि हम सिर्फ बैंक्स देखते थे, ठीक है, बट नाउ अब हम देखेंगे कि बैंक्स को टेक्नोलॉजी के साथ ऑगमेंट करेंगे तो कितनी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज निकाली जा सकती है, ठीक है। फिनटेक यही होता है। फिनटेक मतलब क्या होता है, एक नई टेक्नोलॉजी जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑटोमेट करने की कोशिश करती है, उसकी डिलीवरी को एनहांस करने की कोशिश करती है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे कि आप हार्डवेयर प्रोवाइडर्स यूज करते हो, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ये सब यूज करते हो। और ये क्यों यूज करते हो, ताकि ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को हम ऑगमेंट कर पाए, जैसे कि बैंकिंग, पेमेंट, एनबीएफसी, सिक्योरिटी, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल इन ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिनटेक कोई भी कंपनी है वो क्या करेगा, वो आपको बेसिक बैंकिंग की सुविधा नहीं देगा, वो आपको बहुत सारी ब्रॉड फाइनेंशियल सर्विसेज देगा। आपको बताएगा कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा एनबीएफसी आपके लिए, कौन से लोन्स आपके लिए। ये सारा काम फिनटेक करता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या हो रहा है, फिनटेक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इतनी ज्यादा कि इंडिया अभी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पे चल रहा है फिनटेक इकोसिस्टम पे, ठीक है। काफी सारे स्टार्टअप्स फिनटेक बेस्ड हैं अभी। हमारा जो टोटल वैल्यूएशन हुआ है फिनटेक का वो $50 to $60 बिलियन है। ये सब आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये मेंस के लिए शायद इंपॉर्टेंट है कि आप इसको यूज कर लो। बाकी इंडिया में फिनटेक का एग्रीगेटर कौन है, रेगुलेटर कौन है, तो कौन होगा भाई, आरबीआई के अलावा हो कौन सकता है, तो आरबीआई ही है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप फिनटेक की सर्विसेज फॉरेन के लिए यूज कर रहे हो, आप फिनटेक की सर्विस किसी ग्लोबल एम्बिशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन तक सीमित नहीं रख रहे, बाहर ले जाना चाहते हो, या फिर कोई बाहर का फिनटेक, कोई बाहर ग्लोबल फिनटेक इंडिया में आना चाहता है, तो इस केस में जो आपकी प्राइमरी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी वो आईएफएससीए बन जाएगी, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज अथॉरिटी, जो गुजरात में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, ये अभी नई नई बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन सी होती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को रिप्लेस करने के बाद बॉडी बनी है एफएसआईबी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इकोनॉमी का इस साल का। और नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। आरबीआई ने ना इसको पायलट प्रोजेक्ट पे, पायलट बेसिस पे लॉन्च कर दिया है, और इसकी कॉन्सेप्ट नोट भी निकाल दी। कॉन्सेप्ट नोट मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपका सीबीडीसी दिखेगा कैसा, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो आप सीबीडीसी को देख लेते हैं क्या होता है। एक मिनट, कहाँ चला गया, देखिए, सीबीडीसी जो है ना, ये आरबीआई की तरफ से एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। लीगल टेंडर या फिएट मनी ऐसा करेंसी है जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको, आपको कोई 500 रुपए दे रहा है और आपने बोला कि मुझे ये नोट नहीं चाहिए, मुझे किसी और तरीके से 500 चाहिए, तो वो आप पे केस कर सकता है, क्योंकि ये लीगली बैक्ड मनी है, ठीक है। तो सिमिलरली आप सीबीडीसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक लीगल टेंडर है जो कि आरबीआई ने इशू किया है डिजिटल फॉर्म में। ये इस तरीके से डिनोट होता है, ई रूपी करके। और इसकी जो वैल्यू है ना, ये करेंसी के से ही की वैल्यू से पेक्ड है, यानी कि 100 रुपए का जो आपका ई रूपी होगा, वो आपका फिएट करेंसी 100 रुपए के बराबर ही होगा, ऐसा कुछ अलग से नहीं होता, ठीक है। अब आप ये देख लो कि जब ऐसा हमें करना था, जब हम किसी नई टाइप की करेंसी को फ्लोट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमें जो इसका फिजिकल फॉर्म है इसको डिफाइन करना है, तो ये सब कौन से मुद्दे हैं, ये सब फाइनेंस के मुद्दे हैं। तो इसके लिए फाइनेंस बिल लाना पड़ेगा। तो फाइनेंस बिल लाया गया था इस पर्टिकुलर सीबीडीसी को रोल आउट करने के लिए, ठीक है। ऑल उसको रोल आउट किसने किया, ऑथराइज गवर्नमेंट ने किया, लेकिन रोल आउट किया आरबीआई ने, ठीक है। अब आरबीआई के पास, आरबीआई ने क्यों रोल आउट किया, क्योंकि इंडिया में जितने भी रुपी है या जितना भी करेंसी है, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी, 1 रुपी नोट कॉइनेज एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। बट अदर देन दैट जितना भी बाकी बैंक नोट्स है वो सारा का सारा आरबीआई इशू करता है अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब सीबीडीसी एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये डिजिटल करेंसी है, तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है। तो हम इसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी से। देखो, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसमें देखते साथ आपको दिमाग में आएगा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के बारे में हमें ये पता है कि ये एक लेजर फॉर्मूले पे चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो ब्लॉकचेन पे तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी चलती है, लेकिन बिटकॉइन कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जब बैक करती है तो उसको कहते हैं कि ये एक लीगली बैक्ड करेंसी है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट। सबसे बड़ा तो इशू यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोनों यूज करेंगे तो दोनों एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो थोड़ी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती है क्योंकि उसको कोई भी अथॉरिटी मॉनिटर नहीं कर रही, वेयर एज ऑन द अदर हैंड सीबीडीसी सेंट्रलाइज तो नहीं है, डिसेंट्रलाइज ही है, लेकिन इट इज मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी विच इज योर सेंट्रल बैंक आरबीआई। ठीक है, अब बिकॉज आरबीआई इसको रेगुलेट कर रही है तो क्या आरबीआई इसका इसका जो वैल्यूएशन है वो ऐसे ही फ्लक्चुएट होने देगी मार्केट में कि कभी 20 रुपए हो गया कभी 100 रुपए हो गया डिपेंडिंग अपॉन डॉलर? नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल्ड रहती है, लेस वॉलेटाइल रहती है, जबकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो हाईली वॉलेटाइल होती है। अचानक से आपने सुना होगा कि बिटकॉइन की वजह से लोगों को एकदम अरबों का प्रॉफिट हो गया और अगले साल ही उन सबके पैसे डूब गए क्योंकि बहुत हाईली वॉलेटाइल है। इस वॉलेटाइलिटी को कंट्रोल करता है सीबीडीसी। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी सब लोग ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, इसकी लिमिटेड सप्लाई है, इसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी बहुत महंगी बिकती है और सबको वाइडली अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक कोई करेंसी निकाल रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है सप्लाई में? वो सबको सप्लाई देगा ना, तो फ्लेक्सिबल सप्लाई रहती है। फिर इसके बाद प्रिवेसी की बात करें तो अब देखो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अनोनिमिटी बहुत ज्यादा रहेगी, प्रिवेसी एकदम आपकी बहुत बुरी प्रिवेसी रहेगी। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बुरी प्रिवेसी तो नहीं बोलेंगे, मतलब हाई प्रिवेसी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता सिस्टम में। एट द सेम टाइम आपकी अनोनिमिटी भी रहेगी, आपकी प्रिवेसी भी रहेगी। लेकिन सीबीडीसी में क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है तो आपकी अनोनिमिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, आपकी प्रिवेसी भी थोड़ी कम हो जाती है, आप पकड़ में आ सकते हो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो। क्रिप्टो करेंसी का तो एग्जांपल बिटकॉइन और इथेरियम और ये सब है, लाइट कॉइन। लेकिन सीबीडीसी का क्या है? एक तो अपना ई रूपी हो गया, फिर चाइना का डिजिटल युआन हो गया, नाइजीरिया का ई नायरा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इस पे आगे आते हैं, रेगुलेशंस देख लेते हैं। सीबीडीसी के और क्या फीचर होते हैं? सोवरीन बैक्ड करेंसी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया हुआ है, आरबीआई ने इशू किया हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी काम करती है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी विच इज योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मुझे लगता है स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता है कि सीबीडीसी के जो होल्डर्स होते हैं ना उनको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट कर दिया जाएगा, उस डिजिटल वॉलेट में वो अपना सीबीडीसी स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरी चीज कि ये एक फंजिबल लीगल टेंडर है। फंजिबल मतलब क्या होता है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 100 रुपए को कन्वर्ट कर सकते हो 10-10 रुपए में, और ऐसे बहुत सारे ऐसे एक 20 रुपए की नोट को 10 रुपए के 10 रुपए को फाइनली आप वैल्यू कर सकते हो कि 40 रुपीज हो रहा है, तो ये फंजिबल है। ठीक है, यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपने जो आपका पैसा है ना, फिएट करेंसी है, उसके साथ आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो रेडीली। दूसरी चीज की लायबिलिटी ऑन सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट। तो देखो ये मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी कि जो आपके डिजिटल वॉलेट्स होता है ना, मोबाइल मनी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो और सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, सीबीडीसी ना कौन इशू कर रहा है? आरबीआई इशू कर रहा है, तो ये लायबिलिटी किसकी होगी? सेंट्रल बैंक की होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ना इसको देख लेते हैं कि हाउ इज इट प्रपोज एज अ कंसेप्ट नोट। कंसेप्ट नोट मतलब कि किस तरीके से डिजिटल रूपी बनाया जाएगा। तो पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ई रूपी ऐसे करके। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से डेवलप किया जाएगा, जिसका नोट है ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या है और नीड क्या है, उस हिसाब से इसके अलग अलग कॉनोटेशंस होंगे, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होंगे। ब्रॉडली ये कहा गया है कि सीबीडीसी ऑन द बेसिस ऑफ नीड, अगर तो आपका प्राइवेट इंडिविजुअल डिजिटल रूपी को एक्सेस करना चाहता है तो उसको एक अलग टाइप के ई नोट दिए जाएंगे जिसको बोलेंगे सीबीडीसी रिटेल। ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड बाय ऑल द प्राइवेट सेक्टर या नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स। लेकिन अगर नीड के बेसिस पे किसी बैंक को सीबीडीसी चाहिए, ठीक है, बैंक को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहिए, तो वो अलग टाइप की नोट बनेगी, वो बनेगी सीबीडीसी होलसेल टाइप की नोट, जो कि प्राइवेट यूजर्स यूज नहीं कर सकते। ये काफी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में रहता है, अवेलेबल जनरली बैंक्स के लिए रहता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है कि इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज टोकन बेस्ड। टोकन बेस्ड क्यों? क्योंकि आपका जितना भी, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कोई नोट ला के दी जाएगी, तो आपका जो भी मॉनेटरी अमाउंट है वो बेसिकली किसी टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी टोकन में, किसी क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये टोकन बेस्ड है और अकाउंट बेस्ड सिस्टम है। अकाउंट बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको अकाउंट बनाने की जरूरत है। अकाउंट बेस्ड का मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है ना, ये सारा का सारा अकाउंटिंग में आ जाएगा, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और एक रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस क्रिएट करे जाएंगे आपके सारे
सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये इसके और दो फीचर्स हो गए। फिर इसके बाद ना डिफरेंस देख ले। अच्छा, एक टर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैनेज्ड अनोनिमिटी, ये टर्म किसके लिए यूज हो रहा है, ये स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकता है इस बार। मैनेज्ड अनोनिमिटी आपका सीबीडीसी के लिए यूज होता है, क्यों? देखो, जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज होते हैं ना, इसमें हमें पता है कि आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि वो सिस्टम में उसने कितना ट्रांजैक्शन किया, लेकिन सीबीडीसी में आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन एक मैनेज तरीके से, लिमिटेड तरीके से। यानी आपकी अनोनिमिटी, आप जो गुमनाम हो ना, एक मैनेज तरीके से गुमनाम हो। तो गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, अगर आप स्मॉल वैल्यू का ट्रांजैक्शन करते हो, सपोज आप गए मार्केट में मैगी खरीदने, कुरकुरे खरीदने, तो आपका रिकॉर्ड वहां पे रजिस्टर नहीं होगा, आपको लोग ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने हाई वैल्यू के लिए कोई ट्रांजैक्शन किया, आप गए और आपने एक फ्रिज खरीद लिया, आप गए अपने घर खरीद लिया, तो यहाँ पे आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया, इसके लिए आप रिकॉर्ड हो जाओगे, ठीक है। तो ये है सिस्टम ऑफ मैनेज्ड अनोनिमिटी, यानी कि फुल अनोनिमिटी नहीं दी गई है, मैनेज दी गई है। अब मोबाइल मनी और सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो सीबीडीसी एक पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे रुपी एक पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट है ना, जरिया है, ऐसे सीबीडीसी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मोबाइल मनी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन टाइप है, ठीक है। जैसे आपका पेटीएम हो गया, ये सब मोबाइल मनी होता है। अगर पेटीएम के वॉलेट में पैसा है तो उसको मोबाइल मनी कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेमेंट का अलग से इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ये जो मोबाइल मनी है, इसका ओनर्स या इसकी लायबिलिटी किस पे रहेगी? कमर्शियल बैंक पे, क्योंकि वही तो इशू कर रहा है ना, कमर्शियल बैंक ही तो आपका पैसा वॉलेट में बेसिकली मैनेज करके रख रहा है। जबकि सीबीडीसी की लायबिलिटी सेंट्रल बैंक पर रहेगी, क्योंकि उसने इसको इशू करके दिया हुआ है। अब मोबाइल मनी जो है वो यूज करने के लिए, एक तो पहली बात, सारे लोग मोबाइल मनी यानी कि मोबाइल वॉलेट यूज नहीं कर सकते, जैसे बच्चे वगैरह यूज नहीं कर सकते, कुछ ग्रुप्स को अलाउड नहीं है, कुछ एज ग्रुप्स को अलाउड नहीं है। और आपने देखा होगा, जब आपको पेटीएम का वॉलेट बनाना होता है तो हमेशा आपसे केवाईसी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तो इसमें केवाईसी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। लेकिन सीबीडीसी में क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है ना, तो ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको केवाईसी भरना पड़ेगा या वॉलेट बनाना पड़ेगा, या आपको किसी को अलाउड है किसी को नहीं है, नहीं। जैसे 10 रुपए का नोट बच्चे के पास भी रह सकता है, बड़े के पास भी रह सकता है, सीबीडीसी भी किसी के पास आ सकता है। फिर मोबाइल मनी रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरी, क्यों? अब ऑल्दो एसबीआई में मेरा अकाउंट है, ठीक है, एसबीआई का वॉलेट मेरे पास मेंटेन्ड है, लेकिन वॉलेट किसके पास है? पेटीएम के पास है ना। तो पेटीएम इंटरमीडियरी हुआ। जबकि जो सीबीडीसी है, ये पीयर टू पीयर बेसिस पे काम करेगा। अगर आपके पास मोबाइल है, आप एसएमएस टू एसएमएस बेसिस पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई ऐप की जरूरत नहीं है, इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम आते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक बात ना, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे ही आपको कुछ ऐसा देखिए, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, या कुछ क्रिप्टो टाइप का फ्रेमवर्क देखिए, मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली वो ओईसीडी ही कर रहा होगा। ओईसीडी ही जनरली ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करना, अनलाइक आईएमएफ। यहाँ पे ओईसीडी का मेन काम ही यही है कि जो जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है, इनका रेगुलेशंस बताता है। तो सिमिलरली क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी किसने बनाया है? ओईसीडी में। इससे क्या होगा, जितने भी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, जैसे क्रिप्टो यूज हुआ है सपोज टैक्स पेमेंट करने में, उससे टैक्स इवेशन भी हो सकता है। तो ये टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी क्रिप्टो एसेट से हो रही है, ये सारी की सारी एक जगह रजिस्टर हो रहे हैं स्टैंडर्डाइज मैनर में। यही इंश्योर करेगा ये फ्रेमवर्क, कार्स फ्रेमवर्क बाय ओईसीडी, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोकनाइजेशन। देखो, टोकनाइजेशन क्या होता है, अभी डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है ना, तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपसे पूरे टाइम कार्ड का पूरा डिटेल मांगा जाता है, आपका नाम, फिर उसका कार्ड की वैलिडिटी डिटेल, फिर सीवीवी मांगा जाता है, पूरा नंबर मांगा जाता है। तो लोगों में ये इश्यू आया कि यार ये सारा जो है, ये बीच के जो इंटरमीडिएरीज है उसमें ये डेटा लॉस्ट भी तो हो सकता है, थेफ्ट भी तो हो सकता है। कार्ड कैसे काम करता है, आपने पेमेंट इनिशिएट किया, तो कार्ड के डिटेल्स चले गए मर्चेंट के पास, ठीक है। मर्चेंट ने दे दिया वो आपके बैंक के पास, ठीक है। फिर बैंक ने आपका पूरा ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड किया, या तो रिजेक्ट किया या तो रिस्पॉन्ड किया आपके ट्रांजैक्शन में, फिर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये बेसिकली मर्चेंट के पास भी गया, बैंक्स के पास भी गया, और एक तरीके से आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा ओवरलोड भी हुआ पूरे मैकेनिज्म में, और एट द सेम टाइम आपका डेटा थोड़ा फ्रीली फ्लोट हो गया। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम टोकनाइजेशन कर दे पूरे डेटा का, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, आपका जो सीवीवी नंबर है, आपका जो कार्ड की वैलिडिटी नंबर है, इन सबको एक यूनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको सपोज मैं बोल रही हूँ 2।
तो टू मतलब टू विल रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, यानी कि आपको बार बार ये सारी डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी और बार बार आपका डेटा एक्सपोज नहीं होगा इतने सारे इंटरमीडियरीज के बीच में। इसी को कहते हैं टोकनाइजेशन, क्रिएटिंग टोकन्स आउट ऑफ योर डिटेल। अ यूनिक कोड इज क्रिएटेड आउट ऑफ योर कार्ड डिटेल्स, ठीक है। तो इसी के लिए आरबीआई ने ना अभी कार्ड ऑन फाइल नॉर्म्स बनाए हुए हैं, टोकनाइजेशन के नॉर्म्स कुछ बना के रखे हुए हैं। तो देखो टोकनाइजेशन कैसे काम करता है। आपने अपना टोकन एंटर कर दिया, 2 नंबर का टोकन एंटर कर दिया, मर्चेंट ने वो टोकन चुपचाप जाके दे दिया बैंक के पास बिना कुछ सोचे, बैंक ने वो टोकन को रिट्रीव किया, टोकन से सारा डेटा निकाल दिया, ठीक है। डेटा निकालने के बाद या तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया, और फिर आपके टोकन को वैलिडेट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में फायदा क्या हुआ कि आपकी कार्ड डिटेल्स कहीं पे भी सेव ही नहीं हुई, कहीं खुली ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो प्रिवेसी वाला इशू है वो सिक्योर हो गया। अब टोकनाइजेशन प्रोसेस किसके लिए अलाउड नहीं है। देखो यार, अगर आप गैम्बलिंग करोगे, अगर आप ऑनलाइन वो कौन सा तो ऐप है वो 11 करके, ये सारे में आप अगर करोगे तो हो सकता है कि आप इसका मिसयूज कर दो, टोकनाइजेशन का मिसयूज कर दो। तो इसीलिए टोकनाइजेशन प्रोसेस ऑनलाइन प्लेयर्स, मर्चेंट्स, इन लोगों के लिए अलाउड नहीं है। ये अपना डेटा टोकनाइजेशन में नहीं स्टोर कर सकता है, ठीक है। इनको तो अपना डेटा खुला ही रखना पड़ेगा, मर्चेंट को भी और ऑनलाइन प्लेयर को भी। टोकनाइजेशन हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि टोकन इशू कौन करता है। आरबीआई नहीं करता। आरबीआई थोड़ी एक एक कस्टमर का टोकन इशू करने लगेगा, इसके पास ऑलरेडी इतना काम है। तो कौन करेगा, जो कार्ड इशूइंग बैंक है। और अगर बैंक भी नहीं कर रहा है तो फिर जो कार्ड का जो नेटवर्क है, यानी कि रुपए नेटवर्क हो गया, वीजा, मास्टर कार्ड, ये लोग इशू करके देंगे आपको, ठीक है। और अभी इंडिया में अबाउट 10 करोड़ टोकन ऑलरेडी जनरेट हो गए हैं, आपके पास भी हो गया हो तो बधाई हो। तो नेक्स्ट आते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे। देखो यूपीआई जो है अभी तक इंडिया में काम कर रहा था, इंडिया ने यूनिकली बनाया, एनपीसीआई ने इसको बना के रखा हुआ है, लेकिन अभी ये भूटान, नेपाल, सिंगापुर और यूएई में भी काम कर रहा है यूपीआई, ठीक है। और हमने अभी देखा था कि सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट इंडिया में यूपीआई मोड से ही होता है। यूपीआई के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि एनपीसीआई ने डेवलप किया था ताकि हम आसानी से इंटर बैंक ट्रांजैक्शन कर पाए। देखिए मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई कुछ मैसेज लिखे ना, या किसी को कोई क्वेरी आया कुछ भी, तो प्लीज माइक यूज कर लेना, क्योंकि मैं स्क्रीन देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो कोई एक लीड ले लो, जिसको मैंने को होस्ट बनाया, नहीं तो रुबाब या जो भी है ना, कोई एक लीड लेके मुझे बता देना इन केस कोई डाउट आता है या कुछ आपको लग रहा है कि स्क्रीन ग्रीन नहीं दिख रही है। तो ऐसा नहीं कि पूरा रिकॉर्डिंग हो जाए फिर उसके बाद बताएं आप। तो दोबारा आता है यूपीआई पे। तो सबसे, बोलिए। ओके, तो दोबारा आता है कि इसको कहते हैं कि इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ग्लोबली। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्पीड में काम कर रहा है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बहुत सारे टूल्स है करने के। तो यार ये यूपीआई तो ना एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी किस पे काम करेगा, तो सपोज ये भीम नेटवर्क पे काम कर रहा है तो इसको भीम यूपीआई बोलेंगे, नहीं तो एसबीआई यूपीआई बोलेंगे, जो भी इसको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा वो बोल देंगे इसको, ठीक है। अब यूपीआई के फीचर्स एकदम फटाफट देखते हैं। बताओ, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो तो पैसा कटता है आपका? नहीं कटता, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यूपीआई से अगर आपको कोई ग्रीवेंस हो गया, पैसा अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कंप्लेन कर सकते हैं हम, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, ठीक है। यूपीआई कभी आपने देखा कि बंद हुआ बैंक के जैसा? नहीं, कभी भी नहीं। तो बैंक हॉलीडेज हो या चाहे कुछ भी हो, यूपीआई 24/7 काम करता है। फिर तीसरी चीज की, यूपीआई से आप सारे बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए जैसे अगर आप एसबीआई का यूपीआई यूज कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ एसबीआई का करोगे, लेकिन अगर आप भीम यूपीआई यूज कर रहे हो तो आप सारे बैंक अकाउंट एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद जब आप यूपीआई को यूज करते हो ना, तो आपने देखा होगा आपसे सिर्फ जब पेमेंट कर रहे होते हो तो आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है और आपसे सिर्फ एक ओटीपी मांगा जाता है, ओटीपी बोलो या पासवर्ड मांगा जाता है, यूनिक पिन कोड मांगा जाता है, यानी कि बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करना पड़ता। ये थोड़ा सा ध्यान से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट पूछ चुका है पहले प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर एक और चीज है, यूपीआई के पास एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर तो आपको पूरा आपका बैंक अकाउंट डिटेल नहीं देना, तो एक वर्चुअल वीपीए जनरेट हो जाता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस सारे आइडेंटिफायर्स के लिए। वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को यूज करके भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो,
ठीक है। इसका जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्यूआर कोड बना हुआ है, ठीक है, तो सबका एक यूनिक क्यूआर कोड है, ये एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ही तो है, इसमें कौन सी डिटेल दिख रही है आपकी, जैसे आपकी सिक्योरिटी इंश्योर्ड है। अब आते हैं एनपीसीआई जो इतने सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एनपीसीआई आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जॉइंट इनिशिएटिव है, और ये किसके अंडर बना हुआ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2000, जो कि इंडिया में जितनी भी पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पीओएस मशीन्स, एनपीसी, आपका यूपीआई, आपका आधार बेस्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये सारा कौन बनाता है, एनपीसीआई। आपको ध्यान ये रखना है कि इक्विटी किस किस की है, आरबीआई की और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की, ठीक है। अब इसने और क्या क्या बना के रखा है, रुपए, आईएमपीएस, नैच, एबीपीएस, एनएफएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सारा का सारा यार कुछ भी देख लो ना जो इंडियनाइज्ड है वो सब एनपीसीआई ही बनाएगा। तो ये मत बोल देना कि आरबीआई बनाया कहीं पे भी, ठीक है। अब एक चीज कर दी थी अभी एनपीसीआई ने कि इन्होंने ना वॉल्यूम कैप कर दिया 30% की ऑन द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूपीआई। यानी कि आप एक दिन के अंदर थर्ड पार्टी ऐप से 30% से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उससे ओवर फ्लडिंग हो रही थी, तो इसलिए 30% का कैप एस्टेब्लिश कर दिया एनपीसीआई ने। अब हम देखते हैं भीम क्या है और टीपीएस क्या है। ये थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर ना आपके जैसे अमेजोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स है जो कि खुद ना इनका खुद का बैंक अकाउंट होता है, ना इनका खुद का कस्टमर का कोई रजिस्ट्री होता है, कुछ नहीं होता इनके पास, ये सिर्फ आपका पैसा इधर उधर करवाते हैं आपका बैंक अकाउंट लिंक करवा के, ठीक है। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि सिर्फ आपका मनी ट्रांसफर करने के काम आता है, इसका खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेस नहीं होता। अब भीम क्या है, भीम इज बेसिकली भारत इंटरफेस फॉर मनी, ताकि आप बहुत सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज करके इजीली यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर पाओ, ठीक है, इसलिए भीम बना 2016 में। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है यार, इतना बहुत सारा ये विजन अननेसेसरी लिखता है, मैं आपको बेसिक बता दूं कि आप कहीं ना बैंक में जाते हो, आजकल आप देखोगे कि दो टाइप की मशीन रहती है, ठीक है, एक तो आपकी एटीएम मशीन होती है, ठीक है, एक आपकी ना एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप अपना कार्ड प्रिंट करा सकते हो, तो प्रिंटिंग मशीन होती है, एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, ठीक है। फिर आजकल ऐसा हो गया कि अगर आपको आपका कुछ डिपॉजिट करवाना है तो डिपॉजिट मशीन भी वहीं रखी रहती है, तो ये सब क्या कर रही है, आपकी डिजिटल बैंकिंग को इनेबल कर रही है। तो ऐसी टाइप की यूनिट, पहले हम सिर्फ स्टैंड अलोन एटीएम देखते थे ना, अब बहुत सारे बैंक्स ने अब तक ने डीबीयूज खोल दिए, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जहां पे आप सीधे जाके डिजिटली अपना फाइनेंशियल सर्विस अवेल कर सकते हो। तो डीबीयूज जो है वो अबाउट 75 डीबीयूज प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट करे इंडिया को, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डीबीयू जो है ये सेटअप कौन करता है, तो डीबीयू का आइडिया आरबीआई का तो था ही, इंडियन बैंक एसोसिएशन का तो था ही, बट गवर्नमेंट का भी था और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स का भी था, तो ये लोग सब साथ में इन्हें बोला कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाने चाहिए। ये यूनिट कौन सेटअप कर सकता है बताओ, एसबीआई सेट कर सकता है, बिल्कुल। बैंक ऑफ बड़ौदा सेट कर सकता है, बिल्कुल। ये लोग तो कर ही सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी गांव में हम जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी विलेज एरिया में जा रहे हैं, वहां पे ये सब तो एसबीआई वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा तो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, वहां पे क्या चल रहा होगा, रीजनल रूरल बैंक, वहां पे चल रहा होगा सपोज कोई पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक के पास तो ज्यादा कैपिटल भी नहीं होता, ठीक है, या आपका कोई लोकल एरिया बैंक चल रहा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये इसके जो बेनिफिशियरीज है, इट इज हाईली लाइकली कि इनको डिजिटल नॉलेज है ही नहीं, डिजिटल लिटरेसी है ही नहीं, और प्लस इनका पेड अप कैपिटल भी इतना कम है कि ये डीबीयू बनाने लग गए तो आधा पैसा तो डीबीयू बनाने में लग जाएगा, तो कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही नहीं बनेगा इनका। इसीलिए आरआरबीज के लिए, पेमेंट बैंक के लिए, लोकल एरिया बैंक्स के लिए ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियली प्रूडेंट डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने ये देख लिया, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बना सकते हैं, लेकिन ये तीन लोग नहीं बना सकते, ठीक है। और ये होना चाहिए कि कोई नया नया कमर्शियल बैंक नहीं होना चाहिए, कुछ उसका पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके वो अलाउड है बनाने के लिए, ठीक है। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक बना सकता है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी डीबीयूज बना सकते हैं, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनीज हैं, इनके पास काफी पैसा आता है और इनके जो कस्टमर्स है उनमें डिजिटल लिटरेसी होती है, तो ये भी बना सकता है, ठीक है। अब जो डिजिटल बैंक है ये कहाँ बनाए जाएंगे, डिजिटल बैंकिंग यूनिट सिर्फ अर्बन एरिया में बनाए जाएंगे, नहीं, ये टीयर 1 से लेके टीयर 6 सेंटर्स, यानी कि आपके गांव के तबके से लेके अर्बन सेंटर्स तक,
बिना किसी परमिशन के, आपको आरबीआई की कोई परमिशन नहीं लेनी है। अदरवाइज क्या, अनलेस कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया स्पेसिफिकली, आरबीआई की परमिशन नहीं लेनी है, आप कहीं पे भी इसको स्टैब्लिश कर सकते हो। अब डीबीओस के बारे में जो मैंने आपको बताया है ना, वही इसमें बहुत लंबा दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें मोड ऑफ सर्विस क्या होती है। मोड ऑफ सर्विस एक बार बता देती हूँ, दो टाइप की होती है। तो सेल्फ सर्विस, कि आप गए, आपने एटीएम से पैसा निकाल लिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, पासबुक प्रिंट करा ली, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर ली, ठीक है। और एक होता है जहाँ पे आपके पास एक डिजिटल असिस्टेंट यानी कोई बॉट या फिर कोई इंसान बैठा रहता है, जो कि आपकी हेल्प करता है, कस्टमर को असिस्ट करता है कि ये बताया जाए कि सेविंग अकाउंट खोलते कैसे हैं, करंट अकाउंट कैसे खोलते हैं, उसमें डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो इसकी दो मोड्स ऑफ सर्विस है, ठीक है। एक तो आप खुद से कर सकते हो और एक में आपको असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये सब बकवास बात है, और क्या ही हो इसमें। अब डिजिटल बैंक्स के अलग अलग मॉडल्स क्या है इंडिया में। तो पहला तो है नियो बैंक। नियो बैंक मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार ही आए। सुनो, नियो बैंक मतलब एक नए टाइप का बैंक जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। मतलब ये कहीं पे आपको इनका ऑफिस नहीं दिखेगा। ये सिर्फ एक फिनटेक कंपनी है जो कि अपनी ऑनलाइन सर्विसेज से ही सारी ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर रही है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, डिजिटल बैंक। ये डिजिटल बैंक यूनिट नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल बैंक है, ठीक है। जैसे कि रेजर पे से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं ना, आप किसी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करते हैं, स्पेशली ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है तो सब रेजर पे से करवाते हैं आपको, ठीक है। तो रेजर पे, ओपन टेक्नोलॉजीज, डेव, ये सारी जो है ये सब न्यू बैंक, इनका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। और ये खुद की बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करते। ये लाइसेंस बैंक, जो पहले से लाइसेंस चल रहा है ना, जैसे एसबीआई है, तो एसबीआई के साथ ही पार्टनरशिप कर लेंगे और एसबीआई की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैंक के साथ पार्टनर अप कर लेते हैं। फिर इसके बाद है कि न्यू बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स, जैसे कि आपने आपका एसबीआई या कोटक महिंद्रा का कोई वो है, बेसिकली आपने एक डिजिटल इसका प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें उसी से ही आप सारी सर्विसेज अवेल करें। इसका बेस्ट एग्जांपल है योनो ऐप। योनो ऐप से पता है आप क्या क्या कर सकते हो, आप एफडी खुलवा सकते हो, आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लोन ले सकते हो, सब कुछ योनो से कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, ये न्यू बैंकिंग ही तो है। न्यू बैंकिंग मतलब नए जमाने की बैंकिंग, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि कुछ डिजिटल बैंक है, फुल्ली स्टैक डिजिटल बैंक जो कि जनरेट हो रहे हैं आजकल, ये भी क्रिएट हो रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक होता है जो कि कंप्लीटली बैंकिंग रेगुलेशन से चलता है, ठीक है। जैसे ये सारे बैंकिंग रेगुलेशन से नहीं चलते, लेकिन ये वाले बैंकिंग रेगुलेशन से ही चलते हैं। जैसे कि स्टारलिंक, वी बैंक, मोन्जो, इंडिया में भी बहुत ज्यादा आया नहीं है तो इसलिए इसको भी हम नहीं देखेंगे। अब इंडिया में डिजिटल लेंडिंग देख लेते हैं। तो यार डिजिटल लेंडिंग का कुछ नहीं है, कुछ गाइडलाइंस आई है कि डिजिटल लेंडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये गाइडलाइंस किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सारे लोगों के लिए जो डिजिटल लेंडिंग कर सकता है। तो कौन कौन करेगा, कमर्शियल बैंक करेगा, पैक्स करेगा, एनबीएफसी करेगा, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर करेगा, ये सबके लिए ये रेगुलेटिंग, ये सारी जो एंटिटीज है ये रेगुलेटेड है अंडर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। बस इतना ही ये न्यूज में है और कुछ नहीं है। एक जैसे मुझे बताना था कि इंडिया में डिजिटल लेंडिंग सबसे ज्यादा कौन करवाता है, तो सबसे ज्यादा शेयर है प्राइवेट बैंक का, फिर उसके बाद है सरप्राइजिंगली एनबीएफसी का, फिर उसके बाद है पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो ये एकदम ध्यान रखना चाहिए, पहले प्राइवेट है फिर एनबीएफसी है, ये डिजिटल लेंडिंग करा रहा है, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक करा रहा है, ठीक है। ये आवाज में आ रही।
हेलो एवरीवन, एक सेकेंड, मैं मैम से बात करता हूँ। हेलो एवरीवन, अरे मैम का फोन आया था अभी। एक सेकेंड। उनका वाईफाई बंद हो गया, लाइट चली गई तो पूरा वाईफाई शट डाउन हो गया, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कह रही थी कि अब लाइट आएगी तभी होगा। तो सेशन अभी यहीं पे खत्म करेंगे, फिर रात में ले लेंगे, या तो 9 बजे ले लेंगे, तब तक हो जाएगा। ठीक है। वाईफाई वजह से इशू हो गया, इंटरनेट पे नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर खत्म करते हैं, 9 बजे फिर से मैम ले लेंगी, 9 9 बजे, हाँ। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव। ओके। ओके, बाय। टेक केयर।